तो मैं एक सवाल इस तरह का पूछना चाह रहा था कि अ, जो आजकल के माता-पिता हैं वो अपने बच्चों को ऐसे शिक्षकों के पास जो कि रचनात्मक है, कुछ सृजन का कार्य कर रहे हैं, उनके पास नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? क्या होगा ऐसा कि वो अपने बच्चों को जो रचनात्मक शिक्षक हैं या सिखाने वाले हैं, उनके पास नहीं भेजना चाहते हैं? तो ऐसे स्कूल एक तो हैं भी बहुत कम, जिनमें कुछ नया हो रहा है। लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि धीरे-धीरे ये बढ़ रहा है। जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जो स्कूल अलग प्रकार के हैं, कुछ रचनाधर्मी लोग हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स तो कर रहे हैं पूरे देश में। एक बार मैं केरल में था, 2001 के आसपास, तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि 60 के करीब स्कूल हैं और हम लोग की साल में 1 या 2 बार मीटिंग करते हैं। हर स्कूल से 1-1 आदमी आता है, डिस्कस करने के लिए कि क्या किया जाए। लेकिन इन सभी स्कूलों में बच्चे बहुत कम होते हैं और ये बात तो है कि शायद पेरेंट्स डरते हैं, ऐसे स्कूलों में भेजने के लिए जो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं, उनको अजीब-सा लगता है। ये जो रटाने वाली विद्या है कि भई ये सिलेबस है और इसमें ये सवाल हैं, इनके उत्तर एक जैसे लिखो। ये जो टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले सवाल का उत्तर लिखो, किताबी से नोट करके और पढ़ाने का सिस्टम वही पुराना जिसमें मतलब सिलेबस निश्चित है, पढ़ाने के तरीके लगभग वही हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर रटने पड़ते हैं और जो रिज़ल्ट मिलता है उसमें नंबर होते हैं या तो ग्रेड होंगे। किसी-किसी स्कूल में नंबर की जगह ग्रेड देते हैं। फिर भी बात तो वही हो गई कि भाई ए, बी, सी तो ए वाला खुश हो जाता है, सी वाला बहुत उदास होता है, किसी का ए प्लस भी होता है। तो कैटेगरी तो फिर भी है। तो मेरे ख़्याल से पेरेंट्स की समझ कमज़ोर है। और उसका कारण ये है कि पेरेंट्स के दिमाग का विकास नहीं हुआ। मैं न्यूरोलॉजी के एंगल से बोलूँ तो पेरेंट्स के अ, ब्रेन में अगर हम देख सकें तो जो कहते हैं न्यूरोलॉजी वाले कि सही न्यूरल नेटवर्क्स नहीं बने क्योंकि उनको सही समय पे सही चीज़ नहीं मिली। जैसे कहते हैं कि बच्चे को 0 से 4 साल तक प्रकृति मिलनी चाहिए और वो खेले खूब, हवा के साथ, पानी के साथ, रेत के साथ खूब खेले और खेल उसके लिए खेल है चाबी, ज़िंदगी खेल। और 4 से 7 साल तक मतलब ये रफ़ रफ़ एस्टीमेट है, लेकिन ये सही बैठता है ज़्यादातर। 4 से 7 साल तक कहानी और कल्पनाशीलता से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि 7 से 11 साल, ये जो प्राइमरी स्कूल की उम्र है, इसमें क्रिएटिविटी और दूसरे एंगल से देखें, एक्टिविटी के एंगल से देखें तो म्यूज़िक होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि म्यूज़िक पूरे ब्रेन को ज़िंदा कर देता है। म्यूज़िक जैसे सुनते हुए भी या म्यूज़िक की कल्पना करते हुए भी अ, आप ब्रेन को देखो, न्यूरोलॉजी वाले देखते हैं कि ब्रेन के कौन-कौन से एरियाज़ लाइट अप हो गए, तो होल ब्रेन, सारा ब्रेन जाग जाता है। तो म्यूज़िक को कहते हैं होल ब्रेन एक्टिविटी और जो मेडिटेशन है वो तो उससे भी गहरे जाता है। लेकिन छोटे बच्चे मेडिटेशन कितना कर पाएँगे पता नहीं, लेकिन म्यूज़िक होना चाहिए बहुत ज़्यादा।
तो ये भी गायब रहता है ज़्यादातर स्कूलों से। वो जो प्रार्थना करते हैं सुबह, तो उसमें ना तो इंस्ट्रूमेंट्स होते और खड़े होके तो अच्छा संगीत हो नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल से बहुत प्रिमिटिव लेवल पे चल रही है शिक्षा व्यवस्था अभी। आने वाले समय में शायद आज से 50 साल बाद जब हमारे समय का एनालिसिस किया जाएगा कि कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, तो उस समय लोग बोलेंगे कि ये पाषाण युगीन एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था थी, जबकि साइंस बहुत आगे बढ़ गया था। मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च हो चुकी थी। न्यूरोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई थी और ये साबित हो चुका था कि मेडिटेशन और म्यूज़िक कैसे ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, सारे ब्रेन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी न्यूरोलॉजी ने एक चीज़ क्या बताई कि कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच एक ब्रिज होता है, न्यूरॉन्स से बना हुआ कॉर्पस कैलोसम। वो जिस व्यक्ति का जितना समृद्ध होगा, उसके जीवन में उतनी ज़्यादा खुशी होगी, उतनी क्रिएटिविटी होगी, वो समस्याओं का हल जल्दी निकाल लेगा, परेशान नहीं होगा। और कॉर्पस कैलोसम के लिए ये जो अलग-अलग स्टेजेस में क्या-क्या होना चाहिए, ख़ासकर क्रिएटिविटी। 7 से 11 साल तक अगर खूब क्रिएटिविटी हो स्कूलों में, तो जो पीछे कमी रह भी गई होगी बचपन में, वो ठीक हो सकती है और वो कॉर्पस कैलोसम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ब्रेन रिवायर हो सकता है और ये बच्चा कहीं पीछे नहीं रहेगा। बड़ा हो कर के वो जहाँ भी जाएगा, जिस भी फ़ील्ड में जाएगा, तो बहुत अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहे, क्योंकि ये भी एक बीमारी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एक तरफ हम बोलते हैं कोऑपरेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ 1000 में से 1 बच्चा निकलेगा, यही औसत है। करीब 15 लाख विद्यार्थी तैयारी करते हैं और 1500 चाहिए। आईएएस, आईपीएस सब मिला के 1500 से ज़्यादा नहीं, मतलब 1000 में से 1। तो 999 लोगों को परेशान करके, फ्रस्ट्रेट करके, उनको एंग्ज़ायटी दे के आप निकले, अगर निकले भी तो ये तो कोई अच्छा समाज नहीं बनेगा इससे। तो मेरे ख़्याल से कारण ये है कि पेरेंट्स अभी प्रिमिटिव स्टेज में हैं। पेरेंट्स की एजुकेशन ज़रूरी है और पेरेंट्स डरे हुए हैं और अगर हम बोलें कि उनके पास विकल्प नहीं है, तो ये विकल्प वो पता नहीं करते। वो खुद भी तो कर सकते हैं, होम स्कूलिंग कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो उनमें से ज़रूर मान लीजिए कि 10 पेरेंट्स इस तरीके से सोचते हैं कि यार कुछ अच्छा इंतज़ाम हो बच्चों के लिए। 10 में से ज़रूर 2 या 3 ऐसे होंगे, जिनके पास समय होगा और इंतज़ाम भी कर सकते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है। अमेरिका में ये हुआ। 70 के दशक से होम स्कूलिंग शुरू हुआ और अभी मेरे ख़्याल से 25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अमेरिका में ये होम स्कूलिंग कर रहे हैं। और हमारे देश में भी बढ़ रहा है कि धीरे-धीरे 24-25 हज़ार ऐसे बच्चे हैं अ, जो जिनकी होम स्कूलिंग हो रही है। तो ये धीरे-धीरे बढ़ तो रहा है। पर जनरली अभी भी मेन स्ट्रीम की ही ज़्यादा अ, रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स, चाहे कितना भी खर्चीला क्यों ना हो। और फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इतनी एंग्ज़ायटी, कई बच्चे आत्महत्या भी कर देते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन, फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं कि ये दवाई खा रहे हैं, ओसीडी हो गया। तो कई-कई फैशनेबल नाम हैं। अ, ओवरथिंकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया और डॉक्टर भी दिए जा रहे दवाई। ऊपर से बोलते हैं कि इसका कुछ परमानेंट इलाज नहीं है। तो ये डर के कारण, स्ट्रेस के कारण और सब बेकार, क्योंकि दूसरे विकल्प नहीं वो ढूँढते। पेरेंट्स तो सहायता करते नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। असली बात है कि हम क्या करें?
तो भई हम अ, अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे ही स्कूलों में, हमारे पास अभी विकल्प नहीं है, तो घर पे कुछ करना पड़ेगा तब। घर पे ऐसा माहौल बनाएँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखें, क्रिएटिविटी से जुड़ी चीज़ें रखें, तरह-तरह की। बच्चे को ये इनकरेज करें कि यार तू पढ़ाई में अगर आगे नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, बहुत रास्ते हैं, तो ज्ञान के लिए पढ़। जब परीक्षा में नंबर कम भी आ गए, चिंता मत कर। ये परीक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे बोला था कि बेटा ज्ञान तो है नहीं इन स्कूलों में, पर तू गाँव में करेगा क्या? तेरे दोस्त बनेंगे इसलिए चला जा। तो मुझे पहले से पता था कि ये ज्ञान की जगह नहीं है और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये किताबें 3-4 किताबें होती थी सरकारी स्कूल की और पिताजी बोलते थे मई के एंड में अब स्कूल बंद हो रहा है कि जा बेटा अगली क्लास की किताबें ले आ बाज़ार से। और वो मैं छुट्टियों में ख़त्म कर देता था। पिताजी बोलते थे ये तू खुद पढ़ सकता है, इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं। तो जब स्कूल खुलता था मैं तो सब पढ़ चुका होता था। और ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट था मैं। मेरे ख़्याल से हर बच्चा कर सकता है ऐसा और उसको थोड़ा एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि और भी तरीके हैं, और भी दरवाज़े हैं जिनसे हम कहीं-कहीं जा सकते हैं अच्छी जगह। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम ही पास करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही जाना है। ये बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये कर ले तू मज़ाक-मज़ाक में, जब तक और कोई अच्छा माहौल नहीं है। स्कूल भी हुआ, दोस्त बनेंगे अ, लेकिन चिंता मत कर। जो-जो अच्छा लगे वही-वही पढ़ और ये मत तो चिंता कर कि भविष्य में क्या होगा, अरे क्या होगा?